ओजोन परत के क्षरण के लिए हम क्या बात कहते हैं, हम ये कहते हैं कि धरातल पर ये गैस निर्मित नहीं होती है। 1840 में आपने कहा कि जर्मन रसायनी स्कोनबिन ने ये पता लगा लिया कि धरातल पर ओजोन ऑक्सीजन के 3 जो परमाणु हैं वह आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए इनके मिलने के लिए क्या स्थिति होती है, इनके लिए स्थिति होती है परफेक्ट टेम्परेचर, उपयुक्त ताप और उपयुक्त दाब, प्रेशर। उपयुक्त ताप और उपयुक्त दाब की स्थिति होती है, ठीक है। अब ये उपयुक्त ताप और उपयुक्त दाब की जो स्थिति होती है, इस टेम्परेचर के लिए चाहिए अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना। और ये जो उच्च दाब की स्थिति है, ये उच्च दाब की स्थिति धरातल के समीप मिल सकती है, क्योंकि बहुत तेजी से ऊंचाई की ओर जाने पर दाब कम होता है, बहुत तेजी से कम होता है, ठीक है। तो अब ये धरातल के समीप प्रेशर तो मिल सकता है, लेकिन धरातल के समीप ये नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ओजोन की जो गैस की परत जहां पर है वो इसको आने नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, ये 3 ऑक्सीजन के परमाणु इन अवस्थाओं में ही आपस में मिल जाएंगे जब प्रॉपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब इनका जो रिएक्शन होगी, पहले तो ऑक्सीजन का जो स्वतंत्र रूप में अणु है ये 2 भागों में टूटे, ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु में बदल जाए। इसके तोड़ने के लिए ये किरणें उत्तरदायी हैं। ये किरणें अधिक ऊंचाई पर मिलती हैं, इस प्रकार के सोलर रेडिएशन जो आती हैं वो अधिक ऊंचाई पर मिल जाती है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर ये नहीं है प्रेशर। तो जिस स्थान पर ये प्रेशर मिलने लगता है, धरातल पे जिस ऊंचाई पे मिलने लगता है, वो ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर से लेकर के और 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई का भाग है, ठीक है ना। इस ऊंचाई तक ऐसी स्थिति है, मतलब शोभ सीमांत के पश्चात, ट्रोपोपॉज के पश्चात समताप मंडल जो शोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, वो लगभग 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक होता है। 1/2 किलोमीटर ट्रोपोपॉज होता है, समताप जिसको आप शोभ सीमांत कहते हैं, उसके पश्चात समताप मंडल प्रारंभ होता है। तो बस वहीं से यह ओजोन गैस की प्रधानता मिलती है और लगभग 50 किलोमीटर तक ओजोन गैस मिलती है, लगभग, ठीक है। 20 से लेकर के और लगभग 35 किलोमीटर तक इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, अधिकतम सांद्रण होता है ओजोन का। इस सांद्रण को पता लगाने के लिए एक विद्वान थे, उन्होंने डॉप्सन नामक विद्वान थे, उन्होंने इसके लिए एक यूनिट तय की। उन्होंने बताया कि भाई कितनी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कितनी प्रकार की स्थिति। तो उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन पार्टिकल्स का केंद्रीकरण इतना सघन हो कि वह, जिसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने यूनिट तय कर दी, उसका निर्धारण कर दिया। ये यूनिट जो है ये डॉप्सन यूनिट कहलाती है। और एक डॉप्सन यूनिट को अगर आप वर्तमान के जो इंटरनेशनली रूप में जो मात्रक काम में लिए जाते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो यह 2.687 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल पर स्क्वायर मीटर के रूप में होता है। ये आपको डाटा भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट है ये। तो अभी पॉइंट ये है कि स्कोनबिन ने ये पता लगाया कि अल्ट्रावायलेट जैसी घातक किरणों की उपस्थिति में तो यह ओजोन के जो ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग तो हो गए, लेकिन अब यह अन्य प्रकार के ऑक्सीजन के साथ तभी मिलेंगे, ऑक्सीजन अणु के साथ ये तभी मिलेंगे जब इसमें प्रेशर हो। प्रेशर यहाँ ऊपरी भाग में नहीं है, तो ओजोन आयन तो मिलते हैं यहाँ आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। हम कहते हैं ना कि कॉस्मिक किरणों, ब्रह्मांड किरणों के परिणामतः ये गैसों का आयनीकरण हो जाता है, और जहां होता है उसे आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। तो उस भाग में ये आयन रूप में यानी ऑक्सीजन के परमाणु तो मिलते हैं, लेकिन ये उपयुक्त दाब न होने के कारण से परस्पर जुड़ नहीं पाते। तो उपयुक्त दाब जहां मिलता है वो रेंज है ये, ठीक है। अब इससे नीचे इसलिए नहीं बनते हैं
ओजोन गैस इससे नीचे इसलिए नहीं बनती है कि यहां पर अल्ट्रावायलेट किरणें पहले ही इसको रोक लेती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों को यह ओजोन गैस पहले ही रोक लेती है। तो कहने का मतलब कि क्या कारण है कि इसी ऊंचाई पर ओजोन गैस प्राप्त होती है या ओजोन गैस का सांद्रण मिलता है। तो कारण क्या है? उपयुक्त ताप और उपयुक्त दाब की दशा। इससे ऊपर पराबैंगनी किरणें मिलेंगी लेकिन दाब नहीं मिलेगा, इससे नीचे दाब मिलेगा लेकिन पराबैंगनी किरणें नहीं मिलेंगी। इसलिए इस रेंज में यह दोनों अनुकूल स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। अब ये जो इस प्रकार का ये जो ओजोन गैस की स्थिति है, इसके बारे में ये पता लगा कि भाई पृथ्वी के चारों ओर इसकी जो लेयर होती है, ये जो इस प्रकार की जो लेयर है, एक निश्चित मोटाई की होती है। अब इसमें जो मानव के क्रियाकलाप हैं उनके वजह से कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, कहीं कहीं पर यह इस प्रकार से पतली सी परत रह जाती है और कहीं कहीं पर यह समाप्त भी हो गई है। ये जो समाप्त हो गई है यहां पर, तो इसे कहा जाता है होल, ओजोन का छिद्र। अब इसमें इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, तो आपने कहा, अभी बात की थी कि जो 1997 का 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो जापान का एक नगर है जहां पर सम्मेलन हुआ, उसमें 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में चिन्हित किया, 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैस के रूप में माना है। ठीक है। तो इनके हिसाब से ये जो गैसें हैं ये धरातल के तापमान को बढ़ाती हैं, और न केवल धरातल के तापमान को बढ़ाती हैं, इन गैसों में से एक गैस है मानव के क्रियाकलापों के कारण से निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिन्हें हैलोजन गैसें कहा जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से संबंधित जो गैसें होती हैं, ये गैस जो अभी आपने मीथेन गैस कहा, उससे भी कई गुना ज्यादा घातक होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उससे भी ज्यादा घातक होती है। ठीक है ना। लेकिन मीथेन तो नेचुरल प्राकृतिक प्रकार की गैस भी होती है, ये प्राकृतिक नहीं होती है, ये मानव निर्मित होती है। ठीक है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि प्राकृतिक रूप में कौन सी गैस सर्वाधिक घातक प्रकार का ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो हम कहते हैं CH4, है ना, यानी मीथेन। और अगर कलेक्टिव वे में कहें कि संपूर्ण गैसों में सर्वाधिक रूप में ग्रीन हाउस का सम्मिलित प्रभाव किससे उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ओवरऑल गैसों में सबसे ज्यादा है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन के बाद में जो अगर कोई गैस इस तरीके की है तो वह सर्वाधिक मात्रा की। इसलिए कलेक्टिव वे में कार्बन जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किसका होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। और सभी प्रकार की गैसों में अगर प्रति कण या प्रति अणु के हिसाब से लेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब इसमें जो क्लोरीन का एक अणु होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या करती है, ओजोन गैस के लिए, ओजोन के लिए एक कैटालिटिक की भांति काम करती है, एक उत्प्रेरक की भांति काम करती है, मतलब उसको तोड़ देती है। लेकिन यह तोड़ने में उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है वह रसायन जो किसी अभिक्रिया को तीव्र कर दे और स्वयं अभिक्रिया में भाग न ले, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है। अब ये उत्प्रेरक के रूप में इसमें यह पार्टिसिपेट करता है, ओजोन को तोड़ता है, ओजोन को बड़ी मात्रा में तोड़ता है। एक CFC में 3 क्लोरीन के अणु होते हैं, सॉरी परमाणु होते हैं। एक CFC के अणु में 3 क्लोरीन के परमाणु होते हैं। ठीक है ना। ये एक जो क्लोरीन का परमाणु होता है वो लगभग 1 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो ओवरऑल एक CFC से 3 लाख, ये प्रश्न भी बना हुआ है, आया हुआ है, आप ध्यान करके रख लेना कि एक CFC का कण या अणु कितने ओजोन के कणों को तोड़ता है, तो 3 लाख प्रकार के कणों को तोड़ता है। ठीक है। अब इस तरीके से कहने का मतलब आप सोचिए कि ये जो गैस है वह ओजोन के जब संपर्क में आएगी, ओजोन के जब संपर्क में आएगी तो वह किस प्रकार से ओजोन का डिप्लीशन करेगी, कि वायुमंडल में जाती है, ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जा करके और फिर वह इनके साथ रिएक्ट करती है, और इनके साथ रिएक्ट करके तेजी से उसका विनाश करती है। तो इस प्रकार से तेजी से ओजोन का क्या हो रहा है, या क्षरण हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन की कंडीशन बन रही है। ओजोन परत की सांद्रता कम होगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें धरातल पे पहुंचेगी। पॉइंट ध्यान रखिए रविंद्र, देखिए अगर ओजोन की जितनी मात्रा धरातल पे पहुंच रही है तो आपने करें 0.1
0.1%, देखो ध्यान रखो, 0.01% अल्पांश मात्रा धरातल पर पहुंच के पृथ्वी सतह पे पहुंच करके वनस्पतियों के लिए यह प्रकाश संश्लेषण की दशा उत्पन्न करती है, फोटोसिंथेसिस की दशा उत्पन्न करती है। इससे अधिक स्थिति हो जाएगी तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। इसकी अधिक स्थिति यह गड़बड़ स्थिति उत्पन्न करेगी, ठीक है ना। अब अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा मात्रा में अगर यह इस प्रकार पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंची तो सबसे पहले प्रभावित कौन होंगे? सबसे पहले प्रभावित होंगे पृथ्वी सतह पर ज्यादातर पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन, महासागरीय जल में विद्यमान अति सूक्ष्म प्रकार के वे पादप प्लवक, जो कि अनंत मात्रा में, बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर ऑक्सीजन के निर्माण का स्रोत हैं, ठीक है ना। ये जब इस प्रकार से, इस तरीके से, क्योंकि वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, अति सूक्ष्म है, दृश्य ही नहीं होते, दिखाई नहीं देते, तो जब ये समाप्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का ऑक्सीजन का स्रोत समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, और धरातलीय भागों पर भी वेजिटेशन नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का पूरा ये जो यहां पर कंपोजिशन है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति जो है वो स्थिति, बाकी तो और सारी बातें हैं ही हैं कि ग्लेशियर की हिम पिघलेगी, सागर का जल का तल ऊंचा हो जाएगा, ये सारी चीजें तो अपने आप में ही हैं, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ेगा वो ऑक्सीजन के कंपोजिशन को बिगाड़ने में बहुत तेजी से इसका फर्क पड़ेगा, जिससे जो जीव समुदाय प्रत्यक्ष रूप में इन किरणों के संपर्क में आएगा तो उसमें वैसे ही घातक प्रकार का प्रभाव, कैंसर जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो ये अपने आप में इस रूप में माना जाता है।